नमस्कार, मैं राजन सिंह निर्माण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दरअसल अभी तक जो हम लोगों ने लेक्चर लिए हैं उसमें मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। इसके पहले जो हम लोगों ने लेक्चर लिए उसमें हम लोगों ने कुछ बातें जो सीखी वो हमने केमिस्ट्री सेक्शन से सीखी और कुछ बातें हम लोगों ने सीखी वो हमने फिज़िक्स सेक्शन से सीखी। केमिस्ट्री सेक्शन में आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, मैटर इन सब की बातें कर रहे थे, अब क्या किया है, जो नया मॉडिफाइड सिलेबस आया है आपका 2020 का सिलेबस, मैं एमपीपीएससी की बात कर रहा हूँ। एमपीपीएससी में जो आपका नया मॉडिफाइड सिलेबस आया है, इस नए मॉडिफाइड सिलेबस में उन्होंने क्या काम किया है कि चीज़ों को यूनिट्स में बांट दिया है। पहले चीज़ें कैसे बटी हुई थी, आपने देखा हो सेक्शंस में बटी हुई थी। तो सेक्शंस में बटी हुई थी, उसमें टॉपिक दिए हुए होते थे, जैसे कि साउंड दिया हुआ है, लाइट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है, इस तरीके के एक टॉपिक से दिए हुए होते थे। अब इस बार क्या किया उन्होंने, 2020 के सिलेबस में उन्होंने टॉपिक तो दिया ही है, साथ ही साथ टॉपिक को डिफाइन भी किया है कि इसे हम कितनी लेंथ तक पूछेंगे, यानी कि कहाँ तक हमें इसकी पढ़ाई करनी है और कहाँ तक हमें इसकी पढ़ाई नहीं करनी है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 10 यूनिट्स में चीज़ों को बांटा गया है। इन 10 यूनिट्स में अगर हम टोटल देखें तो हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट पढ़ाई कर ली है। फर्स्ट यूनिट में लगभग आपका फिजिक्स सेक्शन है और सेकेंड यूनिट में आपका केमिस्ट्री सेक्शन है। हम लोगों ने फिजिक्स सेक्शन लगभग कवर कर लिया है, केमिस्ट्री सेक्शन भी लगभग हमारा कवर है। जो भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई टॉपिक है जो कि मैंने कवर नहीं कराया है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे कमेंट सेक्शन में हम लोग उस आपके टॉपिक में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ एक एडिशनल वीडियो सा बना करके उसमें हम आपको दे देंगे। एक आध टॉपिक के बारे में और बात करना चाहूँगा, जैसे कि उसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हमने पढ़ा तो है, लेकिन ये 2020 के सिलेबस में इसे हटा दिया गया है। तो अब जिसे हटा दिया गया है उसे आप हटा हुआ मत समझिए। अगर आप देखेंगे तो उसमें एक नई बात जोड़ रखी है, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। तो अगर आप हमारा जो लेक्चर जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला देखेंगे, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिफाइन किया है सोप कैसे बनता है, डिटर्जेंट्स कैसे बनते हैं, ईथर यानी कि परफ्यूम वगैरह कैसे बनते हैं, और पेट्रोलियम वगैरह, इस तरीके के कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया है। और ये सारे कंपाउंड्स, ये सारी बातें किस तरीके की बातें हैं, हमारी डेली लाइफ की ही तो बातें हैं। तो आप उन्हें भी मिस मत करिएगा। अगर आपको लगे कि ये टॉपिक तो एक्स्ट्रा है, अगर हम 2020 की सिलेबस के हिसाब से देखें तो भी हमारे वो जो पुराने टॉपिक हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट हैं। आप लोगों को वो सारे टॉपिक कवर करने हैं। साथ ही साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन उन लोगों के बारे में है जो लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि क्या आप ये जो लेक्चर्स पढ़ा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एमपीपीएससी के लिए ही रेलेवेंट है। तो ऐसा नहीं है। ये जो टॉपिक्स हैं ये लगभग आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जहाँ पर भी ये जनरल साइंस एज ए सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, वहाँ पर ये सभी चीज़ें रिलेवेंट हैं। मैं आपसे एक बात और अनुरोध करना चाहूँगा कि आप जितनी भी बातें इसमें पढ़ते हैं, जैसे मैं कोई भी टॉपिक बताता हूँ, कोई भी बातें बताता हूँ, उसके अंदर एक सब टॉपिक बताता हूँ, तो आप उन सब टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से तैयार किया करिए। साथ ही साथ जो मैं फैक्ट्स बताता हूँ उसके बीच में, तो ये सारे के सारे फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप क्वेश्चंस लगाएंगे, वैसे तो हम क्वेश्चंस भी करवाएंगे, जैसे आपके ये जनरल साइंस वाला टॉपिक कंप्लीट होता है तो हम एक आपके क्वेश्चन सीरीज़ भी लेके आएंगे जहाँ पर आपको क्वेश्चंस की भी जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनके आंसर्स हमें किस तरीके से करने हैं। लेकिन आप साथ ही साथ कुछ अपने से भी क्वेश्चंस लगाते जाया करिए। तो जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो उन क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि हमारे टॉपिक से जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ आपको वो सारे के सारे फैक्ट्स उन क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। और जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपसे वो क्वेश्चंस बनेंगे। साथ ही साथ आप एक लेक्चर को एक से ज़्यादा बार देखा करिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो लेक्चर होता है वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्ट में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और कई बार वो थोड़ा सा लेथार्जिक और थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई क्या है, इतनी आसान तरीके से नहीं जाती है ना।
और जैसे आप एंटरटेनमेंट करते हैं, गेम्स खेलते हैं या फिर वीडियोस देखते हैं, उन्हें देखना काफ़ी आसान होता है, लेकिन पढ़ाई के लेक्चर्स थोड़ा सा मेहनत करनी होती है। तो आप एक लेक्चर्स को एक से ज़्यादा बार जब देखेंगे तब आप उन्हें पाएंगे कि हाँ, इसमें से क्या क्या इम्पॉर्टेंट बातें हमने और भी ज़्यादा जानी हैं। ठीक है, तो आप एक लेक्चर को एक से ज़्यादा बार देखा करिए, और जो भी टॉपिक आपके मिस हो रहे हैं या फिर आपके जो भी बातें मिस हो रही हैं, आप उन्हें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उन्हें कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम लोग नया टॉपिक अपना शुरू करते हैं। आज का हमारा जो नया टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके का, अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिसिटी कोई है क्या, इलेक्ट्रिसिटी बात क्या है, तो आप बताएंगे कि जब भी कभी मैटर में कोई भी मैटर है, यदि हम उसे रब करें, यानी कि उसमें फ्रिक्शन हो रहा हो, ठीक है, अगर उसमें फ्रिक्शन हो रहा हो तो उसमें कहीं ना कहीं से कुछ चार्जेस आ जाते हैं। जब चार्जेस आ जाते हैं, अभी हम पढ़ेंगे कि वो चार्जेस कैसे आते हैं, ठीक है, तो जब चार्जेस आ जाते हैं तो उन चार्जेस के कारण कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज शो करने लग जाते हैं मटेरियल्स। तो उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर क्या डेवलप हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी भी किस प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए हम इसको शुरुआत से देखते हैं कि आखिर इसकी खोज कैसे हुई और किस किस तरीके से इस इलेक्ट्रिसिटी पे काम किया गया, और आज जो हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ तक ये जानकारी या फिर ये सारी बातें किस तरीके से पहुँची। तो आइए हम शुरुआत से देखते हैं। तो 746 BC में एक साइंटिस्ट हुए, या मैं कहूँ फिलोसोफर हुए, जिनका नाम था थेल्स, है ना। थेल्स थ्योरम जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ी हो वो लोग जानते होंगे थेल्स थ्योरम। ये 746 BC में, यानी कि ये ग्रीक सिविलाइजेशन थी। ग्रीक सिविलाइजेशन में क्या हुआ, उन्होंने पहली बार देखा कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो होने लग जाती हैं। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कवरी नहीं हुई, बहुत ज़्यादा इस पर काम नहीं हुआ, ना ही वहाँ पर बात की गई कि चार्जेस के बारे में, पॉजिटिव या निगेटिव चार्जेस के बारे में, ऐसी कोई भी बात यहाँ पर नहीं की गई। लेकिन कभी भी आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को जाना किसने, महसूस किसने किया, या फिर ऐसी कोई प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर रही है, ये बात किसने जानी, तो ये बात आई ग्रीक सिविलाइजेशन से। लेकिन यहाँ पर सारी बातें कंप्लीट नहीं हुई। तो फिर एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ये दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस हैं, इसकी खोज किसने की, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के खोजकर्ता कौन है। तो आप नाम बताएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन का। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की है। साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि चार्जेस की खोज किसने की है, या पॉजिटिव या निगेटिव चार्जेस के बारे में किसने बताया है, तो आप इन्हीं का नाम बताएंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन का। लेकिन अगर कभी फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछा जाए, इलेक्ट्रिसिटी के फादर कौन है, हु इज फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप नाम बताएंगे माइकल फैराडे का। माइकल फैराडे, इन्होंने ढेर सारे काम किए इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, किस तरीके से होता है, तो उस सारी चीज़ों पर काम किसने किया है, माइकल फैराडे ने। आज जो हम इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, अपनी एसी करंट देखते हैं जो हमारे घरों में आ रही है, वो किसकी देन है, तो उसमें काफ़ी हद तक काम किसका किया हुआ है, तो माइकल फैराडे का किया हुआ है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो ठीक है, अब हम लोग इसकी हिस्ट्री से उठ करके इसे चार्जेस के रूप में जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल अगर हमने देखा हो
तो अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को रब करें तो उसमें कोई ना कोई, जैसे कि हम क्या करें, एक कॉम्ब लें, कॉम्ब को हम क्या करें, ड्राई हेयर्स में अपने सूखे बालों में यदि चलाते हैं तो वो कॉम्ब क्या करने लग जाती है कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लग जाती है। आखिर उसने ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कैसे पाली, कैसे ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ गई और ये दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने लग गई? तो ये कारण ऐसा हुआ कि उसमें कुछ चार्जेस डेवलप हो गए उस ऑब्जेक्ट में, या फिर मैं कहूँ कॉम्ब में कुछ चार्जेस आ गए, चार्जेस आ गए। अब ये चार्जेस कैसे हैं, किस तरीके से, और ये चार्जेस किस तरीके से काम करते हैं, इसके लिए हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी जानने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने एक लेक्चर इससे पहले देखा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं देख रखा तो आप हमारे केमिस्ट्री वाले सेक्शन में, जो हमारे पुराने वीडियोस हैं जिसमें हमने एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, एटम्स के बारे में जानकारी ली है, आप वो हमारा वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने इस बारे में डिटेल्ड में बातें की हैं कि एटम क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, किस तरीके से उसमें चार्जेस कलेक्ट होते हैं, इन सब के बारे में हमने डिटेल्ड में बातें की हैं। यहाँ पर हम उसके लिए थोड़ी सी बात करेंगे ताकि हम इस इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस कैसे डेवलप होते हैं उन बातों को हम समझ पाएँ। तो देखिए, हमारा कोई भी मैटर है, कोई भी इस दुनिया का मैटर है, उस मैटर बना होता है छोटे छोटे एटम्स से। किन से बना हुआ होता है? एटम्स से। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट देखें, दुनिया के कोई भी ऑब्जेक्ट देखें, वो बना हुआ होता है छोटे छोटे एटम्स में। और ये एटम्स कैसे होते हैं? तो एटम्स होते हैं, इनके बीच में एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, और इनके चारों ओर सराउंड करते रहते हैं ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन्स यहाँ पर होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इसकी एक्सिस में या इसकी ऑर्बिट में होते हैं। ठीक है, तो ये बात हम लोग सीख भी चुके हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बातें की हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप हमारे एटम्स में, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर वाले चैप्टर में आप इसमें जाकर के इसे देख सकते हैं। तो आइए हम चार्जेस के बारे में जानते हैं। तो ये चार्जेस कैसे डेवलप हुए? जब कभी भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं, उसे रब करते हैं, तो उसमें रब करने के कारण क्या होते हैं, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, एक्साइट होकर के एक एटम को छोड़ करके दूसरी की तरफ चले जाते हैं। अगर ये हमने उसमें पढ़ा था कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो कि टाइटली बाउंडेड रहते हैं, यानी कि इस प्रोटॉन वाले फोर्स से ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुए रहते हैं, लेकिन कुछ ऑर्बिट की ज़्यादा हो जाने के कारण इससे दूरी बनाए हुए रहते हैं। तो जब कभी भी फ्रिक्शन होता है, टेम्परेचर दिया जाता है, या और भी कोई तरीके से इसे एनर्जी दी जाती है, इस एटम को एनर्जी दी जाती है, तो इस एनर्जी से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ करके चले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ करके चले जाएंगे तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज थे, पॉजिटिव चार्ज उतने ही पॉजिटिव चार्ज थे, उतने ही नेगेटिव चार्ज थे, ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस किए हुए थे। तो यहाँ पर कोई भी चार्ज हमको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। जब प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो प्रोटॉन क्या करेंगे, और इलेक्ट्रॉन चाहेंगे। जब और इलेक्ट्रॉन चाहेंगे तो इसी तरीके की इस एक्सेप्टेंस को, इस अट्रैक्टिव फोर्स जो जनरेट हुआ ड्यू टू दिस प्रोटॉन चार्ज, उसके कारण ये क्या हो जाता है, हम कहते हैं कि जैसे हमने क्या ली, एक ग्लास रॉड ली, ठीक है, और हमने क्या किया, एक सिल्क क्लॉथ लिया, सिल्क का कपड़ा लिया, सिल्क क्लॉथ लिया। अब ये ग्लास रॉड में हमने जब सिल्क का क्लॉथ रब किया तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, इस ग्लास रॉड से सिल्क की तरफ चले गए। जब इलेक्ट्रॉन्स सिल्क की तरफ चले गए
तो ग्लास में कैसा चार्ज जनरेट हो गया? पॉजिटिव, यानी कि अट्रैक्टिव चार्ज जनरेट हो गया। किसके कारण? ये प्रोटॉन्स के कारण। और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कहाँ चले गए? सिल्क की तरफ चले गए। अब चूंकि निगेटिव चार्ज सिल्क की तरफ चला गया तो सिल्क में क्या हो जाएगा? ढेर सारे निगेटिव चार्ज हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये भी चार्ज बॉडी हो गई और ये भी चार्ज बॉडी हो गई। यहाँ से हम एक बात और समझ सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, यानी कि दुनिया में हमेशा जो टोटल चार्ज हैं वो हमेशा और हमेशा कैसे होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया उतना ही निगेटिव चार्ज यहाँ पर आया। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल चार्ज क्या होगा? टोटल चार्ज कांस्टेंट होंगे, लेकिन जितने पॉजिटिव चार्ज जनरेट होंगे उतने ही निगेटिव चार्ज जनरेट होंगे। और इनके जनरेशन के कारण इनके बीच में क्या होगा? एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो जाएगा। एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो जाएगा। आपस में एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे? अट्रैक्शन करने लग जाएंगे। जब अट्रैक्ट करने लग जाएंगे तो इसी अट्रैक्शन को हम क्या कह देते हैं कि ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप कर रहे हैं और यही क्या कहला जाती है? एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहला जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात क्या सीखी? हम लोगों ने बात सीखी कि चार्जेस किस तरीके से डेवलप होते हैं, चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं। चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के, निगेटिव प्रकार के। और हमने क्या सीखा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सीखा। आइए हम इसको थोड़ा सा और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का अगर हम चार्ज की बात करें, अगर आपसे ये पूछा जा सकता है, इसलिए इस बात को ध्यान से देखना है ना, कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो हम कहेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये कूलम क्या है? ये कूलम क्या है? ये चार्ज की यूनिट है। कभी भी हम चार्ज बताएंगे, कोई भी चार्ज, तो कितना चार्ज है तो वो चार्ज हम किस में बताएंगे? कूलम में बताएंगे। कूलम जैसे लेंथ की यूनिट मीटर होती है, मास की यूनिट किलोग्राम होती है, वैसे ही चार्जेस की यूनिट क्या होती है? कूलम। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, चार्जेस वाला क्वेश्चन, इसकी यूनिट का क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है। और साथ ही साथ आपसे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इसे ये भी पूछा जा सकता है, तो आप ये भी बताएंगे। हम लोगों ने जब एटम वाले चैप्टर में बात की थी तो हमने डिस्कवरर किसने खोज की है, एटम की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, ये सारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं जो हम पिछले अपने लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। तो अब मुझे बताइए कि जब कभी भी चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहा होगा, ग्लास रॉड से सिल्क की तरफ जा रहा होगा, तो वो चार्ज हमेशा और हमेशा किस फॉर्म में जा रहा होगा? इस इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही जा रहा होगा। जब वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जा रहा होगा तो वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन करके ही जाएगा। कभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसका चार्ज इसके 1.5 गुना हो या 2.5 गुना हो या 3.5 गुना हो, है ना, 1.5 टाइम्स हो या 2.5 टाइम्स हो या 3.5 टाइम्स हो। हमेशा और हमेशा क्या होगा? ट्वाइस होगा, थ्राइस होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, इस तरीके से होगा। तो इस प्रॉपर्टी को कि ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज हमेशा n इंटू ई के ही फॉर्म में होगा, n इंटू ई के ही फॉर्म में होगा, तो इस तरीके की बात को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब कभी भी आपसे पूछा जाए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, ये आपका मेंस में भी पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो आप उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे कि चार्ज की वैल्यू क्या होती है, हमेशा और हमेशा कांस्टेंट होती है, और ये साथ ही साथ किसको फॉलो करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इन सब बातों को हम बता पाएंगे। ठीक है, इसे नोट कर लेना है। यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ मास भी पूछा जा सकता है,
तो कंजर्वेशन ऑफ मास को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन का अगर कभी मास पूछा जाए आपसे कि इसका मास कितना होता है, तो आप मास भी पता कर लीजिए, 9.1 × 10⁻⁻31 kg, है ना, किलोग्राम में है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का मास है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं हम लोग, उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं जिन ऑब्जेक्ट्स में ये चार्ज देखे जाते हैं। ठीक है, जिन ऑब्जेक्ट्स में ये चार्ज देखे जाते हैं, तो उनकी दरअसल कुछ कैटेगरीज बना दी गई हैं जिनमें ये चार्ज देखे जाते हैं। उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो उनका क्लासिफिकेशन किस फॉर्म में किया गया है, उनका क्लासिफिकेशन 4 ग्रुप्स बना दिए गए हैं, और वो कहलाते हैं, एक तो इंसुलेटर्स, दूसरे कहलाते हैं कंडक्टर्स, तीसरे कहलाते हैं सेमीकंडक्टर्स, और चौथे कहलाते हैं सुपर कंडक्टर्स। अगर नीचे की बात नहीं भी दिखाई दे रही हो तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम इन्हें एक एक टॉपिक को, एक एक बात को अच्छे तरीके से जानेंगे और समझेंगे, आखिर ये होते क्या हैं और किस कारण से इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है, तो हम जानेंगे इंसुलेटर क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, इन्हें भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो अगर पहली बात पूछी जाती है कि आपसे इंसुलेटर क्या होते हैं, तो हमने कहा कि अगर आप किसी भी चीज़ को रब करें या फिर कोई भी दूसरा तरीका अपनाएं जिसके कारण क्या हो कि उसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी जनरेट हो जाए, तो हम उसे क्या कह रहे होंगे, हम उन्हें क्या कह रहे होंगे, चार्जेस कह रहे होंगे। तो अब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें चार्जेस होते तो हैं लेकिन वो कंडक्ट नहीं करते। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दिया, और एक ऑब्जेक्ट लिया, इसे मैंने निगेटिवली चार्ज दिया। ठीक है, तो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज वाला और दूसरा निगेटिव चार्ज वाला। मैंने क्या किया कि इन दोनों ही चीज़ों को आपस में एक किसी न किसी चीज़ से इन्हें जोड़ दिया। ठीक है, ये चीज़ कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए कि ये दोनों चीज़ों को मैंने लकड़ी से जोड़ा। ये दोनों चार्जेस भी किस में थे, किसी एक चार्ज था वुड में, एक चार्ज था ग्लास में। ठीक है, और मैंने इन्हें जोड़ा किससे, किसी न किसी वुड से ही मैंने इसे जोड़ दिया। तो अब चार्जेस तो इसमें प्रेजेंट हैं, लेकिन ये चार्जेस क्या होंगे, फ्लो नहीं करेंगे। यानी कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ नहीं जाएगा या नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा मटेरियल है कि इस मटेरियल में चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते। तो ऐसे जितने भी मटेरियल हैं जिनमें चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते, उन सभी को हम क्या कहते हैं, उन सभी को हम इंसुलेटर्स कहते हैं। आखिर ये इंसुलेटर्स ऐसा क्यों करते हैं कि इनमें चार्जेस फ्लो नहीं होते, बाकी ये सभी में चार्जेस फ्लो होते हैं। ठीक है, और उनको हम समझेंगे क्यों फ्लो होते हैं। ठीक है, तो आखिर इंसुलेटर्स में चार्जेस क्यों फ्लो नहीं होते, तो उसका कारण भी बिल्कुल सिंपल है। जो हम लोगों ने पहले बात पढ़ी उसी में से वो बात निकल के आएगी। हमने जाना कि कोई भी ऑब्जेक्ट बना हुआ होता है कुछ एटम से, और उस एटम में प्रेजेंट क्या होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से टाइटली बाउंडेड होते हैं, इतने कठिन तरीके से जुड़े हुए होते हैं, इतने ज़्यादा तरीके से जुड़े हुए होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि इसमें हम कितने भी इसे इलेक्ट्रिसिटी या फिर कितना भी चार्ज इसे दें, और उस चार्ज देने पे, उसे कुछ भी करने पे, ये
ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होते हैं, ये फ्लो नहीं कर पा रहे होते हैं। जब कभी भी ये इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पा रहे होते हैं तो ऐसे जितने भी चीज़ें होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। इन्हें एक और तरीके से समझाया गया, दरअसल कभी भी चार्जेस को फ्लो होने के लिए ज़रूरत पड़ती है कि इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कंडक्शन बैंड में अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। दरअसल किसी भी एलिमेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, अब ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है, यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑब्जेक्ट में कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है तो ही वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में पार्टिसिपेट करेगा। अगर वो वैलेंस बैंड में होगा तो वैलेंस बैंड में वो इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये बात होती है। तो इसका मतलब इंसुलेटर में ये जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है, इनके बीच में एनर्जी गैप हमने क्या कहा कि जब कभी भी हम एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होते हैं, तभी क्या होगा, तभी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा होगा। तो इंसुलेटर्स में क्या होता है कि ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। एनर्जी गैप या फिर हम कहें वेरी हाई एनर्जी गैप, इतना ज़्यादा एनर्जी गैप होता है कि यदि हम इसे हीट करें या फिर रब करें, कुछ भी करें, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं जा रहे होते हैं। अगर कंडक्शन बैंड में जब तक नहीं जाएंगे तब तक में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर कंसेप्ट आएगा ही नहीं। तो ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि पेपर, जैसे कि हमारा वुड, ग्लास, एम्बर, सिल्क, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी क्या कहलाती हैं, इंसुलेटर्स कहलाती हैं। इनमें चार्जेस डेवलप तो हो सकते हैं लेकिन चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आपको इंसुलेटर की बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कंडक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कंडक्टर्स की बात बिल्कुल ऐसी की ऐसे ही आएगी, साथ ही साथ जो चेंजेस आएंगे उन चेंजेस की बातें हम लोग कर लेते हैं। ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में बताते रहें, है ना। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। मैंने जितने भी लेक्चर इससे पहले लिए हैं उसमें मैंने लगभग बातों को आपको कॉम्पैक्ट में देने की कोशिश की है। मैंने कोशिश की है कि लगभग सारी बातें आपको बताई जाएं और कम से कम समय में बताई जाएं, ताकि एक ही लेक्चर में आप ज़्यादा से ज़्यादा बातों को समझ सकें और सीख सकें। ठीक है, इसी चीज़ को लेकर के हम लोग आगे चल रहे हैं। तो देखिए, हम लोगों ने सेकंड बात करनी थी किसे, कंडक्टर्स के बारे में, कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं उन्हीं के। कंडक्टर्स में होते हैं जैसे कि आयरन, अपने जितने भी मेटल्स हैं वो सभी लगभग कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स ही क्यों कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि उनमें जो एटम्स हैं, एटम में बहुत ही ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो गैप होता है, जो दूरी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी अपने रूम टेम्परेचर में ही इसमें जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है, या फिर हम कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा, तो ये है हमारा वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। इनके बीच में गैप बहुत ही कम होता है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी
बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसके कंडक्शन बैंड में अवेलेबल रहते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता है, जैसे ही हमने क्या काम किया कि एक तरफ जो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास ऑब्जेक्ट था और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था, जैसे ही हमने इनके बीच में कोई भी कंडक्टर की स्ट्रिप रखी, प्लेट रखी, कुछ भी ऐसा काम किया, तो चार्जेस क्या होने लग जाते हैं, तुरंत से फ्लो होने लग जाते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चार्जेस कैसे फ्लो होते हैं, लेकिन अभी हम ये जान लेते हैं कि ये चार्जेस तुरंत ही फ्लो होने लग जाते हैं और ये आपस में एक दूसरे को क्या करने लग जाते हैं, न्यूट्रल करने लग जाते हैं, है ना। ये चार्जेस आपस में कंडक्ट करने लग जाते हैं और ये कंडक्शन किसके कारण होता है, तो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। तो जब कभी भी पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा गैप किस में होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, तो आप बताएंगे इंसुलेटर्स में होता है। सबसे कम किस में होता है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे सुपर कंडक्टर्स, उनमें बिल्कुल ज़ीरो गैप होता है, बिल्कुल एक भी गैप नहीं होता। सारे के सारे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स किस में चले जाते हैं, कंडक्टर बैंड में चले जाते हैं, तो वो क्या कहला जाता है, सुपर कंडक्टर कहला जाता है। और कंडक्टर्स में क्या होता है, बहुत ही कम एनर्जी गैप होता है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इस कंडक्शन बैंड में अवेलेबल रहते हैं, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जहाँ कहीं भी हमारे पास घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, वहाँ पर हमेशा वायर्स किसकी होती हैं, तो वायर्स हमेशा मेटल्स की होती हैं। कंडक्टर्स में एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन, कि सबसे ज़्यादा कंडक्शन किस मटेरियल का होता है, किस मटेरियल में कंडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो आप बता पाएंगे कि ये जो सिल्वर है, जिसे हम Ag से डिनोट करते हैं सिल्वर को, तो सिल्वर का कंडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा कंडक्शन किसका होता है, सिल्वर का, इसके बाद गोल्ड का, इसके बाद कॉपर का, फिर आयरन का, एल्यूमिनियम का। इस तरीके से एल्यूमिनियम की हम वायर्स यूज़ करते हैं, आयरन का इससे कम होता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की वायर से क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सब बाकी जो इसके ऊपर मेटल्स हैं वो सभी के सभी क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं, महंगे पड़ते हैं, इसलिए हम इनका वायर्स के रूप में यूज़ नहीं करते हैं, जबकि हम यूज़ किसका करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ से ये आपका क्वेश्चन तैयार हो जाता है। जो भी मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ वो सभी के सभी फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सभी फैक्ट्स से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। जब हम लोग क्वेश्चंस देख रहे होंगे तो आपके क्वेश्चंस इन्हीं में से बन रहे होंगे, इसलिए फैक्ट्स जो भी बताए जाएं उन सभी फैक्ट्स को आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है। तो इसके बाद अब हम लोग इसकी थर्ड जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था, हम लोग क्या देख रहे हैं, कितने प्रकार के मटेरियल्स होते हैं और जो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थर्ड है हमारा सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ना तो कंडक्शन कंडक्टर्स की तरह होता है कि तुरंत ही हो जाए, और ना ही इसमें कंडक्शन इंसुलेटर्स की तरह होता है कि कितना भी हम लोग इसे चार्ज करें, कुछ भी काम करें तो इलेक्ट्रिसिटी ना डेवलप हो रही हो। तो इसका मतलब क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स में ये जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, इनके बीच में एनर्जी गैप मिनिमम होता है, मिनिमम होता है। इसका मतलब ये है कि ना तो बहुत ज़्यादा होता है और ना ही बहुत कम होता है ना, एक एवरेज सा होता है। इसका मतलब कि अगर हम नॉर्मली किसी भी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराना चाहें तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही होगी, लेकिन हम क्या काम करें, इन्हीं सेमीकंडक्टर्स में थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिला दें, इम्प्योरिटी मिला दें यानी कि उसमें कुछ डोपिंग कर दें, दूसरे मेटल्स को मिला दें, दूसरे चीज़ों को मिला दें, या फिर हम कुछ ना कुछ हीट या इलेक्ट्रिसिटी दे दें, या फिर हाई इलेक्ट्रिसिटी दे दें, कुछ अलग से एनर्जी दे दें, फोटोन के रूप में एनर्जी दे दें, या फिर हम कुछ और भी काम करें, तो इसमें से क्या होता है, इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं
और इन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाने के कारण ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है और इस सर्किट कंप्लीट होने से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो दोबारा से बन जाता है। तो हम देखते हैं सेमीकंडक्टर कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली पाए जाते हैं जो हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि हमारी जो कंप्यूटर की चिप बनती है, कंप्यूटर की चिप के अलावा हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी के सभी किसकी बनी हुई होती हैं? तो इसी सिलिकॉन और जर्मेनियम की ही बनी हुई होती हैं। इन सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम क्या करते हैं, ये नॉर्मली तो कंडक्ट नहीं कर रही होती हैं, नॉर्मली कंडक्ट नहीं कर रही होती हैं, हम इनमें कुछ इम्प्यूरिटीज़ मिलाते हैं, जैसे कि बोरॉन और आर्सेनिक की इम्प्यूरिटीज़ मिलाते हैं। जो लोग इस फील्ड से होते हैं, है ना, साइंस के फील्ड से, वो इनके बारे में पढ़ते रहते हैं कि बोरॉन और आर्सेनिक की इम्प्यूरिटी मिलाकर के इससे क्या कर दिया जाता है, इस कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को थोड़ा सा और पास में ला दिया जाता है, थोड़ा सा और पास में ला दिया जाता है। फिर क्या होता है, जब हमको कंडक्शन कराना होता है तो हम अलग से एक इलेक्ट्रिसिटी इसमें देते हैं, अलग से एक चार्ज देते हैं, जिसके कारण ये कंडक्शन बैंड में जाते हैं और फिर आते हैं, जाते हैं और आते हैं। यानी कि कभी तो कंडक्ट करेंगे और कभी कंडक्ट नहीं करेंगे, जिनके कारण क्या होता है, हमारे जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस हैं, जैसे कि हम डेटा देते हैं बाइनरी में, तो हम वहाँ पर हमको तुरंत स्विचिंग की ज़रूरत होती है। यानी कि थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी जाए और फिर ना जाए, थोड़ा सा जाए। यानी कि जब हम कंप्यूटर पे ऑपरेट कर रहे होते हैं और अपनी जो कीज़ दबा रहे होते हैं, तो जब हम अपनी कीज़ को प्रेस करते हैं या फिर कोई कमांड देते हैं, तो उस कमांड को देते वक्त क्या होता है, सर्किट कंप्लीट होता है और बाद में सर्किट ब्रेक हो जाता है अपने ही आप। तो इस तरीके से हम इन सभी कंडक्टर्स का यूज़ बहुत बड़ी मात्रा में किसमें करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में करते हैं। ये तीसरी चीज़ हम लोगों ने जानी। एक चौथा जो हम लोग जान रहे थे, 4 प्रकार के हम लोगों ने देखे थे, ये 3 हो गए। एक और देख लेते हैं, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर बेसिकली एक अवधारणा सी है। सुपर कंडक्टर्स कुछ नैनो टेक्नोलॉजी से इस पे काम हो रहा है, बाकी अभी तक तो ये अवधारणात्मक ही है ना। इसकी हाइपोथेसिस ही दी जाती है। दरअसल साइंटिस्ट ने ये देखा कि अगर हम कंडक्टर्स में, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, कंडक्टर्स में ही अगर हम क्या काम करें कि इनका टेम्परेचर डाउन करने की कोशिश करने लग जाएं, तो टेम्परेचर डाउन करने पे इसका रेजिस्टेंस कम होने लग जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे इसको और डिटेल में जानेंगे। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होते हैं, इन्हें रोकने का काम क्या करता है, रेजिस्टेंस। तो इसका रेजिस्टेंस, अगर हम इसका टेम्परेचर डाउन करने लग जाते हैं, क्या करने लग जाएं, टेम्परेचर डाउन करने लग जाएं, निगेटिव में टेम्परेचर ले जाएं, तो इसका रेजिस्टेंस कम होने लग जाता है। और रेजिस्टेंस कम होने लग जाता है तो इसके कारण क्या हो सकता है, अगर हम इसका इतना ज़्यादा टेम्परेचर डाउन कर दें कि रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए, रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए, तो ये क्या काम करेगा, ये बहुत ही तेज़ी से कंडक्ट करेगा। यानी कि अगर हम इसे थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो पूरी की पूरी ही कंडक्ट करेगा। तो इस तरीके से इसका कंडक्शन लेवल बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पर काम चल रहा है सुपर कंडक्टर्स का। तो सुपर कंडक्टर्स के बारे में अगर पूछा जाता है तो सुपर कंडक्टर्स में आइडियल रेजिस्टेंस के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आइडियल रेजिस्टेंस सुपर कंडक्टर का क्या होता है। तो आइडियल रेजिस्टेंस आप बताएंगे कि ये आइडियल रेजिस्टेंस 0 होता है। और इसमें कंडक्शन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंडक्ट होगी, तो वो कंडक्ट होगी इनफाइनाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, है ना। साथ ही साथ जब हम देखते हैं, जब हम शॉर्ट सर्किट वगैरह की चीज़ें देखते हैं, तो शॉर्ट सर्किट के समय में भी क्या हो जाता है, करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि वो इनफाइनाइट के जैसी ही हो जाती है। तभी हमारे घरों में क्या हो जाती है, घरों में, ऑफिस में, है ना, अगर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हो जाए तो उसके कारण आग लगने का खतरा होता है ना। ठीक है, तो अब हम लोग कंडक्टिविटी और इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे।
इसके आगे हम लोगों को देखना है कंडक्टर्स के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में, किस तरीके से कंडक्टर्स काम करेंगे, कंडक्टिविटी काम करेगी, डायरेक्ट करंट क्या होती है, स्टैटिक चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ना, ये सब बातों को देखना है। तो मैंने इसके लिए आपके लिए एक सेपरेट लेक्चर और बनाया है, उसमें हम इन सब चीज़ों की बारे में बात करेंगे। और फिर हम लोग अभी इस लेक्चर को यहाँ पर फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस किस तरीके से काम करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, डायरेक्ट करंट क्या होती है, इसमें ढेर सारी बातें करनी है और साथ ही साथ सेल के बारे में जानना है। और इस पूरी प्रोसेस को आप लोग जानने के लिए, देखने के लिए, है ना, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, है ना, एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच।